तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बता दिया था पिछले वाले वीडियो में कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो ह्यूमन ज्योग्राफी था उसका हमने यूनिट 1 का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मानव भूगोल की अवधारणा, उसके अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। तो वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। बस आज लेक्चर 2 होने वाला है, तो लेक्चर 2 में हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की जो नेचर होती है, मतलब अप्रोचेस होता है, और स्कोप यानी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस। तो मैंने यूनिट 1 का लेक्चर 2 कंप्लीट कर दिया था, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की मानव भूगोल के अर्थ, विषय क्षेत्र एवं विकास था। तो इसमें हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, यानी मानव भूगोल की यहाँ पर प्रकृति देखना है और क्षेत्र देखना है हमें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करके रखना। बहुत ही आसान शब्दों में मैं इसे सजा कर लाया हूँ आप लोगों के समक्ष, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखना और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे कल मैंने चर्चा करके बता दिया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया यानी इंटरेक्शन का अध्ययन करती है। यह इस बात को समझने का प्रयास करता है कि मानव अपने क्या है प्राकृतिक परिवेश को कैसे प्रभावित करता है और उसे कैसे प्रभावित होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है इसका कि जो मानव भूगोल क्या है, जो मानव भूगोल मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच में जो परस्पर क्रिया है उसी का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। इसमें यह कहा गया है कि प्राकृतिक परिवेश को कैसे प्रभावित करता है मानव और उससे कैसे प्रभावित होता है, तो इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार से है। तो मानव भूगोल की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। किस किस बिंदुओं में समझा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं जरा हम। आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड और कैसे याद करना है सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, द्वंद्वात्मक संबंध यानी डुअलिस्टिक रिलेशनशिप। इसमें क्या कहा गया है, मतलब द्वंद्व समाज मतलब संबंध है क्या, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का गहरा संबंध है। जहां भौतिक भूगोल प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, वहीं मानव भूगोल यह देखता है कि मानव इन प्राकृतिक विशेषताओं का उपयोग कैसे करता है और उन्हें कैसे परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है द्वंद्वात्मक संबंध में कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल क्या है, एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भौतिक भूगोल है वो प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है और वही मानव क्या करता है, मानव इन प्राकृतिक परिवेश को, इन प्राकृतिक विशेषताओं का उपयोग कैसे करता है और उन्हें कैसे परिवर्तित करता है। तो ये द्वंद्वात्मक हो गया संबंध, क्योंकि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। अब देखते हैं कि अंतः विषयक यानी इंटरडिसिप्लिनरी स्वभाव कैसे है, इसमें अंतः विषयक संबंध कैसे हैं। मानव भूगोल केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, यानी बल्कि यह समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास और नृविज्ञान जैसे अन्य शाखाओं से भी जुड़ा हुआ है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, अंतः विषयक स्वभाव में क्या आ गया कि जो ये इसके अंतः यानी कि इसके बहुत सारे विषय में ये सीमित है, यानी भूगोल तक ही सीमित नहीं है, ये समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, राजनीति विज्ञान में और इतिहास तथा नृविज्ञान में भी ये जुड़ा हुआ है मानव भूगोल। क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग संस्कृति भी पढ़ेंगे, बस्तियाँ भी पढ़ते हैं, तो जो हमें समाजशास्त्र में पढ़ना पड़ सकता है, उसके साथ साथ हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ राजनीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो इस कारण से मानव भूगोल भूगोल तक ही सीमित नहीं है।
अब देखते हैं कि गतिशीलता और परिवर्तनशीलता, यानी ये गतिशील भी है और परिवर्तनशील भी है। यानी कि मानव भूगोल में परिवर्तन, जिसे कहते हैं ना परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो यहाँ पर परिवर्तन और गतिशीलता दोनों संभव है। यानी मानव भूगोल एक गतिशील विषय है क्योंकि मानव समाज समाज के साथ बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक वृद्धि या फिर आर्थिक कमी, उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसे कारक इसके अध्ययन को प्रभावित करते हैं। यानी कि इसमें गतिशील भी है और परिवर्तनशील भी है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यदि कोई भी आप लोग दुकान डालते हो, शॉप वगैरह डालते हो या फिर कोई कारखाना शुरू करता है तो उसमें विकास होता है। यानी जब वो आगे बढ़ती है, अपने चरम सीमा पर होती है, तो वो क्या हो जाता है, उसका गतिशीलता मानी जाती है। उसी के साथ साथ उसके क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ पर यदि फैक्ट्री कोई बन गई, फैक्ट्री माना बन गई, तो फैक्ट्री के साथ साथ अगल बगल दुकानें भी हो जाएंगी। तो दुकानों के साथ साथ वहाँ पर फिर और बहुत सारे दुकान और फिर गाड़ी मोटर चलने लगेंगे, वाहन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो इसके साथ साथ परिवर्तन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मानव भूगोल परिवर्तनशील और गतिशील भी है। अब देखते हैं कि क्षेत्रीयता और स्थानिक भिन्नता। क्षेत्रीयता और स्थानिक भिन्नता में क्या संबंध है, यहाँ पर जरा देख लेते हैं हम कि मानव भूगोल विभिन्न क्षेत्रों में मानव जीवन की विविधता को समझने का कार्य करता है। इसमें स्थान, क्षेत्र और पर्यावरण के आधार पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या है, मानव भूगोल जो है विभिन्न क्षेत्रों में मानव जीवन की जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उनको समझने का कार्य करता है। जैसे किस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, इसमें स्थान भी आ जाते हैं, क्षेत्र और पर्यावरण के आधार पर आ जाता है, उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, समाज का माहौल कैसा है, सांस्कृतिक माहौल कैसा है, यानी लोग संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो इन सब गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब देखते हैं पारिस्थितिकी और सतत विकास। यानी पारिस्थितिकी क्या है और सतत विकास क्या है? तो सतत विकास क्या है कि एक निश्चित विकास की ओर बढ़ते रहना ही सतत विकास है, अपने एक लक्ष्य तक प्राप्त करना। तो मानव भूगोल पर्यावरण के सतत उपयोग और पारिस्थितिकीय संतुलन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यानी मानव भूगोल जो है सतत विकास के उपयोग और उसके पारिस्थितिक संतुलन का भी ध्यान रखता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को समझने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पारिस्थितिकी और सतत विकास के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखते हैं मानव भूगोल का क्षेत्र कहाँ तक है, यानी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप कहाँ तक है, इसका विषय क्षेत्र कहाँ तक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले जानेंगे मानव भूगोल का अध्ययन व्यापक है, जिसमें विभिन्न उपशाखाएं सम्मिलित हैं। मानव भूगोल का अध्ययन व्यापक क्यों माना गया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि अब इसे असीमित आप बोल सकते हो। लेकिन इसमें कुछ शाखाएं हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, बाकी शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग उसका अध्ययन पूरा नहीं कर सकते हो एक मायने में अगर देखा जाए तो कर लोगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन करना पड़ेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका क्षेत्र आर्थिक भूगोल में है, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में है। कैसे? यह अध्ययन करता है कि आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाएं, इनका स्थानों पर कैसे वितरित किया जाता है, यानी विभिन्न स्थानों पर इनका कैसे वितरण होगा, और वह पर्यावरण से कैसे प्रभावित होती हैं। यानी जो ये गतिविधियां हैं, जो कृषि, उद्योग और व्यापार हैं, ये कैसे प्रभावित होती हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी जो इकोनॉमिक होती है, यानी आर्थिक स्थिति होती है, इन्हीं से हमारी बनती है। अब दूसरा हमारा क्या है? जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल में हमें क्या देखना रहता है, इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? यह जनसंख्या के वितरण, घनत्व, संरचना, प्रवासन और जनसांख्यिकी विशेषताओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर इस सेकंड सेमेस्टर में तो आप लोगों को बहुत कम पढ़ना रहेगा। यही यदि आप लोगों को 6 सेमेस्टर में आ जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर घनत्व, संरचना, इसका अलग अलग टॉपिक है, पूरा जनसांख्यिकी का अलग अलग टॉपिक है, ये पूरा
बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना रहेगा। यहाँ पर तो ये संक्षेप में दिया गया है, एक हिस्सा दिया गया है, एक शाखा दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को इन्हीं सब शाखाओं को पढ़ना रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल यानी सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। इसमें भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक समूह और सांस्कृतिक परिदृश्य का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं ये सब भूगोल के अंतर्गत ही आती हैं और समाज शास्त्र के अंतर्गत भी आ जाती हैं। राजनीति शास्त्र में भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ साथ इतिहास में किस प्रकार से सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक संरचनाएं किस प्रकार से थी, रीति रिवाज क्या थी, परंपराएं क्या थी, तो ये सब इतिहास में भी पढ़ा जाता है। इसीलिए आप लोगों को मैंने बताया कि मानव भूगोल बहुत व्यापक है। नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में क्या है? अर्बन ज्योग्राफी। इसमें आप लोगों को क्या है? ये नगरों के विकास, उनके कार्यों, शहरी संरचनाओं और समस्याओं का अध्ययन करता है। कौन? नगरीय भूगोल या शहरी भूगोल। इसके बाद राजनीतिक भूगोल आता है यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब इसमें क्या है कि इसमें देश की सीमाएं, भौगोलिक रणनीति यानी जियोपॉलिटिक्स, राज्यों की संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब ये देख लीजिए, राजनीतिक भूगोल आ गया, यानी राजनीति शास्त्र से भी रिलेटेड है और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। तो इस प्रकार से ये पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर फिर आता है पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। यह मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों, संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय समस्याओं जैसे क्या है? प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इसी के साथ साथ मृदा का संरक्षण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं, का विश्लेषण करता है। अब देखते हैं मानव भूगोल का विकास। ये आप लोगों का एक चैप्टर है, इसे पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर ये कौन सा है आप लोग को बता दूं मैं, ये है शायद दूसरा या तीसरा यूनिट है, जिसमें आप लोग को ये पढ़ना रहेगा। दूसरे यूनिट में ही पढ़ना रहेगा मानव पर्यावरण संबंध में। इसमें नेतृत्ववाद, संभावनावाद, जो ये निर्धारणवाद है ना, यही है नेतृत्ववाद, और नवनियतवाद, ये सब पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट थोड़ा सा दिए गए हैं, मैं आप लोग को समझा देता हूँ शॉर्टकट में, फिर हम लॉन्ग में देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में। और इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म भी हो जाएगा। पहले यूनिट में 2 ही लेक्चर बने हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा पार्ट था नहीं, तो इसमें इतना ही था। निर्धारणवाद यानी डिटर्मिनिज्म। प्रारंभ में यह माना जाता था कि मानव का जीवन और उसकी गतिविधियाँ पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये निर्धारणवाद में माना जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ? संभयवाद, संभाव्यवाद, यानी इसे संभावनावाद भी कहा जाता है। पॉसिबिलिज्म यानी पॉसिबल है। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण मानव के लिए संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन मानव अपनी बुद्धि से निर्णय ले सकता है। ये पॉसिबिलिज्म के अंतर्गत, इसके विचारधारा के अंतर्गत ये माना गया। अब क्या आता है? नव निर्धारणवाद या नव नियतवाद। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना रहेगा? न्यू डिटर्मिनिज्म। यह भी दोनों विचारों का मिश्रण है, जो मानता है कि मानव और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम संक्षेप में कुछ पढ़ेंगे, जितना जाने। अब आप लोगों को क्या करना रहेगा? सेकेंड यूनिट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना रहेगा, क्योंकि बीच में मैं पॉलिटिकल साइंस का लाने वाला हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस को आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बाद हम फिर से 1-2 दिन बाद क्लासेस शुरू करवा देंगे भूगोल की। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को एक एक क्लास से मिलते रहेंगे, एक एक यूनिट ख़त्म करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट तैयार कराते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को 4th और 2nd और 6th सभी सेमेस्टरों को देखना है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि मानव भूगोल केवल पृथ्वी पर मानव की उपस्थिति का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह उन जटिल प्रक्रियाओं को भी समझने का प्रयास करता है जिनके माध्यम से मानव और पर्यावरण परस्पर संबंधित होते हैं। बदलती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसका क्षेत्र लगातार विस्तृत हो रहा है, जिससे यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना यूनिट 1 में, लेक्चर 2 में क्या हमने जाना कि इसका क्षेत्र कितना है, इसका प्रकृति कैसी है। तो ये आप लोग को मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो उसको आप लोगों को इंतजार करना है। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना,
और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।